Hello everyone, welcome to our next class. तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट 2024 के मैथ्स एंड साइंस के। सो मैथ्स के तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब साइंस के करने वाले हैं। ठीक है। सो इन 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में से होंगे और 10 क्वेश्चन पैडागोजिकल होंगे। ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो इस पीडीएफ में ना थोड़ा सा ये जो पेज है थोड़ा सा टेढ़ा अरेंज हो गया है, इसको समझ लेना। ठीक है ना, मैं अच्छे से करवा दूँगी बाकी। ठीक है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। इन्होंने पूछा साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट इन डैश साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। ठीक है। In a dash it is stretched membrane that vibrate, and in a dash the vibrating part that produce sound in air column. तो इन्होंने बोला कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें वाइब्रेटिंग साउंड्स जो है वाइब्रेटिंग पार्ट हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहले वाले में इन अ डैश साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स के अंदर किसके थ्रू कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने से आवाज़ प्रोड्यूस होती है? गिटार है ना। नेक्स्ट है इन अ डैश स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट। कौन सी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उसका साउंड तबला। वो मेम्ब्रेन होती है ना ऊपर की, उसको वो वाइब्रेट होता रहता है तबले से। वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूस साउंड एयर कॉलम में होती है, उनमें शहनाई में हवा की जरूरत होती है ना। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का सेट है इनमें से, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर रिक्वायर्ड होता है स्मॉल क्वांटिटी में। देखो फर्स्ट ग्रुप है पोटेशियम मैग्नीशियम और कॉपर, एंड नेक्स्ट है कॉपर फॉस्फोरस कैल्शियम, नेक्स्ट है सल्फर एल्यूमिनियम क्लोरीन, और लास्ट है जिंक आयरन और मैग्नीज। तो इसमें हमारा लास्ट वाला आंसर करेक्ट रहने वाला जिंक आयरन और मैग्नीज। वो जो जिंक होता है काफ़ी असेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। प्रोटीन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रेगुलेशंस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मोस्ट है। आयरन भी क्रूशियल इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के लिए, पिगमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से तो क्लोरोसिस डिजीज हो जाती है ना उनके अंदर, तो ये इसकी का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीज जो होता है ये कोफैक्टर होता है कई मतलब एंजाइम्स का, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ठीक है। सो जिंक आयरन और मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट रहने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसने बोला है असर्शन है सबसे पहले स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें ईस्ट टू वेस्ट स्टार्स जो हैं रात को मूव करते हुए दिखते हैं। रीज़न इन्होंने बताया अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या यही कारण है क्या? इस वजह से स्टार हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल यही आंसर रहने वाला। ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन ट्रू। आयरन की रस्टिंग क्या कौन सा ट्रू हो सकता है? इट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन और ऑक्सीजन, या ये भी ठीक है। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है ये। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, नहीं रिवर्सिबल नहीं है। ए बी और सी तीनों है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आंसर रहने वाला हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 मैच द फॉलोइंग में है स्लैगलाइन, टेबल सॉल्ट, इन सभी के फॉर्मूले दे रखे हैं, वो मैच करने हैं। लाइमस्टोन, कास्टिक सोडा, क्विकलाइम और बेकिंग सोडा। इसमें से स्लैगलाइन जो है वो रहने वाला है, इधर ऑप्शंस दे रखे हैं इनके, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा ए, हमारा इसमें आंसर रहने वाला है, ठीक है। ए का है 4। स्लैगलाइम है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी। स्लैगलाइम कौन सा होता है? CaOH ट्वाइस, ये वाला होता है। टेबल सॉल्ट किसे बोलते हैं हम? टेबल सॉल्ट NaCl को बोलते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन CaCO3 को बोलते हैं। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? NaOH को। क्विकलाइम CaO होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम NaHCO3, ठीक है। देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें तो काफ़ी पजलिंग हो गया टेढ़ा हो के, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है ये। नेक्स्ट पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इफेक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। ओके। लॉ इज थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट रहने वाली है? इफेक्ट इज ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। फैक्ट तो हमें हर बार ट्रू मिलेगा, ठीक है। हाई लो, ये रिपीट हर बार सेम रिपीट होना थोड़ा मुश्किल है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो अपोजिट प्लेट पे प्लस चार्ज आ जाएगा। द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो दूर भाग जाएगा उससे, या फिर बोथ उनके ऊपर सिमिलर चार्ज छोड़ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप causing the leaves to move further apart, दूर हो जाए, ठीक है। इन वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए एक ऑब्जर्वेशन है, बी और सी रिजल्ट्स हैं। ए और बी ऑब्जर्वेशन है, सी और सी रिजल्ट है। ए और बी सी तीनों ऑब्जर्वेशन हैं, ए बी सी रिजल्ट्स तीनों के अकॉर्डिंग। देखो ए ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और सी रिजल्ट्स बता दी मैंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन के लिए? कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है एक तो, है ना, और एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। डी और ई ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिसिंग स्किल? इसने बोला है फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस विच लीड्स टू इंजरी, attempting to explain observations or relationship in terms of some principle, using the sense of to gather information, identifying variable for an experiment, ठीक है। इसने मेरे अकॉर्डिंग तो यूजिंग द सेंस टू गैदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंसेस का यूज़ करना चाहिए इंफॉर्मेशन को टुगेदर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। जनरली नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विद एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्या रहने वाला है? एसिड्स और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करती नॉन मेटल्स, बिल्कुल। एसिड्स और नॉन मेटल, एसिड्स और वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इसका आंसर रहने वाला है हमारा सेम, ठीक है। ओह थैंक गॉड निकल गया उसमें से। आई होप क्लियर हो गया। वो थोड़ा सा पजलिंग लग रहा था वो टेढ़ा होने की वजह से, अदरवाइज क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बॉल इज थ्रोन अप इन एयर। एक बॉल को
एयर के अंदर थ्रो कर दिया, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, एंड देन रिटर्न टू द थ्रोवर, वापस थ्रोवर के पास आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल? कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो सेम रहने वाली है, अपवर्ड मोशन गया तब भी और डाउनवर्ड मोशन गया तब भी? बताइए कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो सेम रहने वाली है इस केस में? देखो ग्रेविटी भी सेम ही रहती है, 10 ही होती है उसकी वैल्यू, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन भी सेम ही रहने वाला है, जिस फोर्स से डाला था हमने उसी फोर्स से वो वापस आएगा। ठीक है, द बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम p एंड ए मास m, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज क्या रहने वाली है? काइनेटिक एनर्जी देखो इस केस में क्या रहे, वैसे तो हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। देखो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, पी होता है हमारा एम वी, ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वी की जगह पे पी बाई एम रख देंगे, यहाँ पे पी बाई एम रख देंगे, ठीक है, स्क्वायर है ना, एक एम से एम कैंसिल हो गया, ये पी स्क्वायर बाई एम रह जाएगा 2m, पी स्क्वायर बाई 2m रह जाएगा, ठीक है ना। सो ये रहेगा हमारा राइट आंसर इसका सी। Which of the following is most appropriate suitable strategy for introducing the student to the concept of chemical reactions at upper primary levels? के स्टूडेंट्स को अगर हमें ये कंसेप्ट बताना है केमिकल रिएक्शन वाला, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उनको समझाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले कंसेप्ट बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओगे, उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन समझ में आएंगी ना। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस को राइट करोगे, सिंबल्स लिखोगे, नहीं ये बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स का पता होना चाहिए सबसे पहले तो। हाँ केमिकल रिएक्शंस में करवाने के लिए उसको कंसेप्ट क्लियर है, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन डिफाइन करोगे, एग्जांपल दोगे, या होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विद स्टूडेंट एज आर लाइकली टू बी ऑब्जर्व इन देयर लाइव्स। हाँ क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की है, मतलब जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको उन